तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ सुपारी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अंडरवर्ल्ड अपराध की दुनिया में एक मशहूर और खतरनाक नाम सुपारी। इसका प्रयोग किसी की मौत को ठेका देने के लिए किया जाता है। मौत चल चुकी है, देखें किसने किसको किसकी मौत की सुपारी दी। एक बंगले के बाहर, यही है वह बंगला जिसका पता मुझे दिया गया है। बाउंड्री वॉल ज़्यादा ऊंची नहीं है, इसे फांदने में अधिक परेशानी नहीं होगी। अगर कुत्ता होता तो भौंकने लगता। अगले ही पल, कुछ क्षणों बाद, वाह खिड़की खुली है। और फिर, ओह यह तो किचन है, इसका दरवाज़ा अवश्य बाहर से खुला होना चाहिए। उसका अंदाज़ा सही निकला, बाहर कोई नहीं है। फिर वह किचन से बाहर निकला। यह कमरा तो खाली है, दूसरा देखता हूँ। लेकिन पांचवें कमरे में कोई चादर ओढ़े सो रहा है। यही कमरा लगता है। बंगले में उस नेता और उसके बेटे के अलावा और कोई नहीं रहता। नौकर सर्वेंट क्वार्टर में सोते हैं। नेता तो पिछले कमरे में सो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें उसका बेटा विक्रम ही है। यह सोच उसने जेब से कोई औजार निकाल कर दरवाज़ा खोला और बड़े मज़े से सो रहा है बेटा, लेकिन आज के बाद तुझे सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जैसे ही उसने चादर खींची, धोखा, ये तो रबड़ का पुतला है। तभी, ओह, खतरा भांपते ही उसने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। अगले पल, बाल बाल बचा, गोली कंधे को छूकर निकल गई। वरना इधर कमरे में पकड़ो उसे, वह यहाँ से जिंदा बचकर न जाने पाए। दोनों रिवॉल्वरधारी खिड़की के पास पहुँचे। कहाँ गया? मैं यहीं हूँ प्यारो। वे दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही, उफ, और फिर दोनों संभल कर जल्दी से उठे और उसे गोली मारनी चाहिए, लेकिन धाड़, अगले ही पल, धाएं धाएं, आह नहीं। वहाँ एक पल भी रुकना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। नेता ने मेरे स्वागत की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी, पर उसे कैसे पता चला कि मैं उसके बेटे की हत्या करने आ रहा हूँ? फिर बच गया, पीछा करके उसे खत्म करो, जाओ। बाउंड्री वॉल फांद कर मुझे पता लगाना होगा कि इस नेता तक यह खबर पहुंची कैसे। और फिर झूम। अगले दिन नेता जनार्दन का नौकर हरिया बाजार से लौट रहा था। 5 रुपए की भिंडी, 4 रुपए की लौकी। तभी, अबे ऊपर ही चढ़ाने का इरादा है क्या? अगले ही पल, अरे यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और फिर, बचाओ, खामोश रह बुढ़े वरना गोली मार दूंगा। आधे घंटे बाद, विक्रम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं बताएगा तो यह ले, बोल हरामजादे वरना जान से मार डालूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, कल शाम मैंने छोटे मालिक को आखिरी बार देखा था, उसके बाद वह मुझे नजर नहीं आए। विक्रम के किसी जिगरी दोस्त का नाम बताओ। अनिल वर्मा। अगले ही पल, आह धाएं। तत्पश्चात, चलो किसी बूथ के पास चलो। कुछ देर बाद, यस जनार्दन स्पीकिंग, अंकल मैं अनिल बोल रहा हूँ, ज़रा विक्रम से बात करा दीजिए। वह कल शाम को बिना कुछ बताए कहीं चला गया है। ओह, नेता बहुत चालाक है। अच्छा, वह आए तो उससे कहिएगा मुझसे मिल ले। उसी रात एक 3rd ग्रेड होटल गुलबहार में, साहब एक आदमी ने यह आपको देने के लिए कहा है। लिफाफा देकर वह लड़का चला गया। उसने लिफाफा खोला और उसमें से एक कागज़ निकाल कर पढ़ने लगा। देवराज उर्फ डागा, अगर विक्रम का पता जानना चाहते हो तो 10,000 रुपये एक लिफाफे में रख कर कस्थाना रोड पर कूड़े के डिब्बे में डाल दो। 1 घंटे बाद तुम्हें फ़ोन द्वारा विक्रम का पता मिल जाएगा। डागा ने कागज़ और लिफाफा मोड़कर जेब में रख लिया और, रतन सोडा लेकर आ। कुछ ही पलों में छंगा से जाकर बोल, मुझसे तीसरे टॉयलेट में मिले। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वेटर के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया मास्टर? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। डागा छंगा को कुछ समझाने लगा। आधे घंटे बाद, कस्थाना रोड पहुंचने में उसे 20 मिनट लगे। इस रोड पर यह इकलौता कूड़े का डिब्बा है। रुपयों से भरा लिफाफा डिब्बे में डालकर डागा वापस लौट पड़ा। वह कहीं आसपास ही छिप कर मुझे देख रहा होगा। उसका अंदाजा सही था। डिब्बे से कुछ ही दूर एक अंधेरी गली में आसपास कोई नहीं है। इसका मतलब डागा ने कोई होशियारी नहीं दिखाई है। फिर भी मुझे कुछ देर और देख लेना चाहिए। कुछ देर बाद देखूं इसमें रुपये ही है या कुछ और है। रुपये ही हैं, पूरे 10,000 रुपये जेब में रखकर वह तेजी से एक और चल दिया। जरा सी होशियारी और हिम्मत से 20,000 कमा लिए।
इधर राजा, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम गाड़ी लेकर मुझे सड़क के मोड़ पर मिलो। ठीक है। ठीक 1 घंटे बाद। हेलो, डागा स्पीकिंग। विक्रम रायगढ़ में है, पता नोट करो। पता बताकर संबंध विच्छेद कर दिया गया। डागा अपनी मेज पर बैठ गया, तभी राजा और छंगा आ गए। मास्टर, उसका नाम जसवीर है और वह लाटूस रोड पर रहता है। ठीक है, अब तुम जाओ। उसके जाने के बाद तो यह उस पॉकेट मार का काम है। उसकी इतनी हिम्मत कि वह मुझसे रुपये ऐंठे। वह वह मेरी असलियत जान गया है। अब उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। इधर जसवीर बहुत खुश था। 20,000 की इनकम के नाम पर चीयर्स। तभी ठक ठक ठक, कौन कमबख्त आ मरा। उसने फुर्ती से रुपये छिपाए और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर चल डागा। डागा को अपने सामने खड़ा देख उसकी रूह कांप उठी थी। मुझे माफ़ कर दो उस्ताद, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हारे रुपये वापस कर देता हूँ। रुपये तो तू लौटाएगा ही, लेकिन पहले यह बता, तुझे कैसे पता चला कि मैं विक्रम को ढूंढ रहा हूँ? मैं हकला मत हरामजादे, सब कुछ सच सच बता दे। मारो मत उस्ताद, मैं बताता हूँ। कल मैं शिकार की तलाश में भटक रहा था कि तभी, अरे यह तो नेता सत्य प्रकाश है। इसकी जेब में तो काफ़ी माल होगा। अभी मैं उसकी जेब पर हाथ साफ करने का उपाय सोच ही रहा था कि होटल से निकले एक छोकरे के साथ नेता सत्य प्रकाश एक तरफ चल दिया। यह इस छोकरे के साथ कहाँ जा रहा है? फिर मैंने तुरंत उसे खोली में घुसते देखा। मैं तुम्हारी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद दोनों उस खोली में जा जा रहे हैं। क्या चक्कर है? फिर मैंने तुम्हें उस खोली में घुसते देखा। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं तुम्हारी बातें सुनने लगा। बोलो सेठ, क्या काम है? सुपारी देने आया हूँ। ओह, किसका दाना पानी इस दुनिया से उड़ गया है? नेता जनार्दन के पुत्र विक्रम का। ओह, एक नेता दूसरे नेता के पुत्र की हत्या करवाना चाहता है, पर अपन को क्या लेना देना? मुर्गी मोटी है सेठ, उसे हलाल करने के 1 लाख लूँगा। मंजूर हो तो सुपारी उठाऊं? मंजूर है। फिर तुमने सुपारी उठा ली थी, गिन लो, पूरे 1 लाख हैं। मैं जानता हूँ रुपये कम देने की तुम गलती नहीं करोगे। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक विचार आया। वाह, इस तरह तो अच्छे नोट कमाए जा सकते हैं। मैं तुरंत वहाँ से चल दिया। सत्ता पक्ष के नेता जनार्दन अपने ऑफिस में बैठे एक फाइल देख रहे थे। तभी ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हेलो, जनार्दन स्पीकिंग। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। 10,000 रुपये देने का वादा करो तो पूरी बात बताऊं। वादा किया। तुम्हारे बेटे को खत्म करने के लिए सुपारी दी जा चुकी है। कहा क्या? किसने दी है सुपारी? एक बात मैं रुपये मिलने के बाद बताऊंगा। यह बात मैं रुपये मिलने के बाद बताऊंगा। एक लिफाफे में 10,000 रुपये रखकर मिल्टन रोड के टेलीफोन बूथ नंबर 4 में रख दो। कोई होशियारी मत दिखाना वरना पछताओगे। ठीक है। नेता जनार्दन को फ़ोन करने के बाद मेरे दिमाग में एक और बात आई। नेताजी अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे ज़रूर कहीं छिपाएंगे। मैं वह जगह देख लूँ तो डागा से भी कुछ रकम ऐंठ सकता हूँ। उधर नेता जनार्दन ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। आपने मुझे याद किया सर? हाँ, अभी एक फ़ोन आया था, कहकर उन्होंने पूरी बात बता दी। तुम फौरन 10,000 रुपये बूथ में रखवा दो और विक्रम की सुरक्षा व उसे यहाँ से हटाने का इंतजाम करो। ओके सर। इधर विक्रम कहीं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाया और हेलो, विक्रम स्पीकिंग। जब तक मैं घर ना आऊँ तुम कहीं मत जाना। लेकिन डैडी, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। तुम बंगले से बाहर कदम भी नहीं रखोगे, समझे? जी। शाम को अपना कुछ ज़रूरी सामान बैग में रख लो, तुम्हें इसी समय बाहर जाना है। क्यों? जनार्दन ने विक्रम को पूरी बात बता दी। उसकी यह मजाल मैं उसे ठीक कर दूंगा। होश से काम लो। इस समय तुम्हारी जान बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सत्य प्रकाश से हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन इस तरह मैं डागा से कब तक बसता रहूँगा जब तक उसका कोई इंतजाम नहीं हो जाता। अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। 10 मिनट बाद। विक्रम, इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे बॉडीगार्ड्स, राणा, काली, सिंधे और बल्लू। इन्हें बताए बिना तुम टॉयलेट भी नहीं जाओगे। ये जैसा कहे वैसा ही करना। ठीक है डैडी। अंधेरा हो गया है, अब तुम लोग निकल जाओ। चलिए। विक्रम मेन दरवाजे की ओर बढ़ा तो इधर से नहीं, हम पिछली दीवार फांद कर निकलेंगे। वहाँ हमारी कार खड़ी है। इस तरह बंगले के नौकरों को भी पता नहीं चलेगा कि आप कहीं बाहर गए हैं।
बूथ से रुपये उठाकर मैं नेता जनार्दन के बंगले की निगरानी पर लग चुका था। अंधेरा हो गया है, अब तक विक्रम कहीं नहीं गया। पीछे चलकर देखूं कहीं उधर से न निकल जाए। मैं पीछे पहुंचा ही था कि बहुत सही मौके पर आया हूं। अगर जरा सी देर हो जाती तो नुकसान हो जाता। कुछ ही देर बाद मैं उनकी कार का पीछा कर रहा था। जरा होशियारी से पीछा करो, उन्हें पता न लग पाए। चिंता न करे साहब, उस स्थान का पता मालूम करके मैं वापस लौट आया। आगे की सारी घटना तुम जानते ही हो। तेरे कारण विक्रम मेरे हाथ से निकल गया हरामजादे, और तू मेरी असलियत भी जान गया है, अतः अब तुझे मरना ही होगा। उसने जेब से नायलॉन की डोरी निकाली और मैं अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता। जसवीर को खत्म करके डागा ने रुपये ढूंढे और वहां से चल दिया। वह रायगढ़ पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। इस समय तो कुछ नहीं किया जा सकता, रात का इंतजार करना होगा। चलकर किसी होटल में ठहरता हूँ। उधर दूसरी तरफ आज भी विक्रम की मौत की खबर नहीं छपी। जनार्दन को फ़ोन करता हूँ, शायद डागा ने देर रात उसकी हत्या की हो, इसलिए अखबार में खबर न छपी हो। कुछ ही क्षणों बाद, हेलो, जनार्दन स्पीकिंग, मैं सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना? ओह तुम, माना हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरे बेटे की हत्या करवाओ। यह तुम कह रहे हो जिसने खुद मेरे भाई पंकज को मार डाला था? क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ। तू उसे मरा समझकर छोड़ आया था, पर उसमें जान बाकी थी। यह कहते हुए उसकी आंखों में वह दृश्य नाच उठा जो उसने होटल गुलमर्ग के टॉयलेट में देखा था। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें किसने मारा? मेरे भाई जनार्दन ने। भैया, क्यों मारा उसने तुम्हें? हिचकी के साथ उसका दम निकल गया था, तो वह यह नहीं बता पाया कि मैंने उसकी हत्या क्यों की थी। नहीं, क्यों मारा था तूने उसे? मैं चुनाव में जीत जाऊं फिर बताऊंगा, यह कहकर जनार्दन ने फोन रख दिया। यह बात जनार्दन कभी भी पुलिस को बता सकता है, उसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। उसी रात डागा उस फार्म हाउस के पास खड़ा था जिसका पता जसवीर ने उसे बताया था। इन तारों में करंट हो सकता है। उसने जेब से तार का एक टुकड़ा निकाला और ओह ओह, बच गया। नहीं तो कौन है उधर? यह तो इधर ही आ रहे हैं। बल्लू और राणा उस स्थान पर पहुंचे जहां स्पार्किंग हुई थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर स्पार्किंग क्यों हुई थी? कोई जानवर टकरा गया होगा। बल्ब की रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, कल यहाँ सर्च लाइट लगवानी पड़ेगी। इस बीच डागा रेंगता हुआ वहां से दूर निकल आया और तत्पश्चात, अच्छा है दोनों अलग अलग टहल रहे हैं, एक साथ रहते तो संभालना मुश्किल हो जाता। फिर जैसे ही राणा फार्म हाउस का चक्कर लगाता हुआ इमारत के पीछे पहुंचा, शीघ्र ही राणा ने दम तोड़ दिया। राणा के मृत शरीर को घसीटता हुआ डागा एक पेड़ के नीचे लाया और तू यहाँ आराम कर, मैं दूसरे को देखता हूँ। उसी समय दूसरी ओर का चक्कर लगाता हुआ बल्लू भी वहां आ पहुंचा। राणा, ओ राणा, कहाँ रह गया? मैं इधर हूँ। वहाँ क्या कर रहा है? तेरा इंतजार। फिर जैसे ही बल्लू करीब आया, खच, उधर फार्म हाउस के अंदर। कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट, ठहरो। काली ने टॉयलेट का निरीक्षण किया और अब जाओ। टॉयलेट में खड़े विक्रम की नज़र अचानक खिड़की पर पड़ी। यह कौन है? कहीं डागा तो नहीं? वही लगता है। वह घबराया हुआ बाहर निकला। वह आ गया है। कौन आ गया? डागा, मैंने उसे टॉयलेट की खिड़की से देखा है। वह अंदर घुसने की राह तलाश रहा था। तुम्हें धोखा हुआ है। राणा और बल्लू के होते यहाँ कोई नहीं आ सकता। वह पेशावर हत्यारा है। उसने उन्हें मार डाला होगा। सिंधे, बाहर का दरवाज़ा बंद है। तुम खिड़की पर मोर्चा जमा लो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। विक्रम, तुम घबराओ मत और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो। हमारे रहते कोई तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। राणा और बल्लू को मार कर ही डागा यहाँ तक पहुँचा होगा। अगर मैं इन दोनों को भरोसे रहा तो बेमौत मारा जाऊंगा। अतः कुछ करना चाहिए। मुख्य द्वार बंद है, उधर से तो डागा आ नहीं सकता। आएगा तो किसी दूसरे ही रास्ते से। मौका मिलते ही मैं मुख्य द्वार से निकल भागूंगा। उधर काली ने छत पर कदम रखा ही था कि धाएं, आह! फायरिंग की आवाज़ सुनते ही, डागा छत पर है, यहाँ से भागने का मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वह नीचे पहुँचे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कार की आवाज़ सुनकर डागा चौंका। लगता है विक्रम और उसके बाकी कमांडो भाग रहे हैं। उसकी यह सोच उसके लिए खतरनाक साबित हुई। तड़ तड़ तड़, आह! दोबारा फायर
होने से पूर्व ही डागा आड़ में पहुंच चुका था। गोली कंधे के पार हो गई है। तभी सामने आ जाओ डागा, अब तुम नहीं बच सकते। उसके पास रिवॉल्वर होती तो जरूर फायर करता। वह समझ रहा है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन वह गन तो उसके साथी की थी। मेरी रिवॉल्वर तो मेरे पास है। फिर जैसे ही सिंधे रेंज में आया, आह! उधर विक्रम ने कार रोककर फार्म हाउस का गेट खोलने का भी खतरा नहीं उठाया और टक्कर होते ही कार लहराई और विक्रम ने उसे संभाल लिया। अब डागा मुझे नहीं मार सकता। उधर डागा घाव पर रुमाल बांधकर दौड़ता हुआ बाहर निकला और विक्रम भागकर अपने बाप के पास ही तो जाएगा। उधर इधर आंधी तूफान की तरह कार दौड़ाता हुआ विक्रम जब अपने बंगले पर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। डैडी, डैडी! अंदर कदम रखते ही, नहीं, ये सब कैसे हुआ डैडी? कल रात सत्य प्रकाश यहाँ आया था। बता, क्यों मारा था तूने मेरे भाई को? तुम्हारा भाई इसलिए मारा गया था क्योंकि वह तुम्हारी गुप्त फाइलों के गायब होने का कारण जान गया था। मैंने उसे बताया कि पार्टी वाले दिन होटल गुलमर्ग में पंकज ने टॉयलेट में मेरी और तुम्हारे सचिव रामनाथ की बातें सुन ली थी। ओह, तो तू है वह गद्दार जो भैया की पार्टी की गोपनीय फाइल उनके दुश्मन को पहुंचाता रहा है। मैं अभी जाकर भैया को तेरी असलियत बताता हूँ। तू यहाँ से जिंदा जा पाएगा तभी तो बताएगा। गोली की आवाज़ और पंकज की चीख ऑर्केस्ट्रा की मधुर धुनों में दब गई थी। मेरी मेरी पूरी बात सुनकर सत्य प्रकाश गुस्से से पागल हो उठा। तेरा बेटा तो मरेगा ही, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल धाएं आई। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे खत्म कर चुका हूँ बेटा। क्या? हाँ, वह पड़ी उसकी लाश। ओह, अब तू यहाँ से भाग जा, डागा यहाँ आता ही होगा। तभी मैं तो कब से यहाँ खड़ा तुम बाप बेटे की बातें सुन रहा हूँ। क्या? नहीं, मौत सिर पर खड़ी देख विक्रम होश खो बैठा। मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। पर वह डागा तक नहीं पहुँच सका और धाएं, आह! यह देख, तूने मेरे बेटे को मार डाला। ले, अब तू भी मर। धाएं, आह! लेकिन अगले ही पल धाएं धाएं। कैसी मनहूस थी वह सुपारी, एक के बदले उसने कई मौत बख्श दी। मुझे भी नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद उफ, राजनीतिक दुश्मनी ने दो परिवारों का नामो निशान मिटा दिया। दुश्मनी कैसी भी हो सर, उसका अंजाम तबाही और बर्बादी ही होता है। समाप्त।